अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल आज का सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सफ़र के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहा नहीं, लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैरी और शिफा नहीं आई थी, या शायद यार हमने छुट्टी दी थी। खैर जो भी था यार, हमने खुद नाश्ता बना रहा था। वे भी ये जुल्म है मासूम शोहर पर, मैं तुम्हारी इतनी खिदमतें कर रहा हूँ, तुम होके सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे। दिल करता है रूठ जाऊँ तुमसे, लेकिन फिर तुम पे तरस आ जाता है। मनाऊंगी कैसे? मुझे इसलिए नहीं रूठता। देखा कितना एहसास है मुझे तुम्हारा, कितनी फ़िक्र करता हूँ। और तो एक तुम हो, चलो अब बाहर आओ, ना खाना खाओ, भूखा रहने का इरादा है? वो मोहब्बत से पूछने लगा। भूखा रहने का नहीं, भूखा मरने का इरादा है। वो बिना डर खौफ के उसका हाथ झटक कर बोली। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? सो फनी। मैंने कहा ना बेबी, तुम मुझे अभी 1% भी नहीं जानती। अगर तुम भी मर भी जाओ ना, तो भी मैं तुम्हें सुकून से नहीं मरने दूँगा। साथ आऊँगा। अरे हम तो ज़िंदगी और मौत के साथी हैं। हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी। व और क्या जन्नत में भी मुझसे मुझसे भागती फिरोगी तुम? यारो मुस्कुरा कर दबा के शरारती अंदाज़ में पूछने लगा। आप जो करते हैं इसके बाद आपको लगता है आपको जन्नत मिलेगी? उसकी आँखों में आँखें डालकर पूछने लगी, शायद शर्मिंदा करने की ये कोशिश की थी। ऑफ कोर्स मिलेगी मेरी जान। मेरी बीवी इतनी नेक है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती है, मेरे अल्लाह के सामने सिफ़ारिश नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करेगी। जो दुनिया में मेरे इतने लिए इतनी दुआएँ माँग कर मुझे हासिल कर सकती है, वो क्या अल्लाह के सामने मेरी सिफ़ारिश नहीं कर सकती? आरम अब भी शरारती अंदाज़ में बोला। आप मुझे बार-बार इस बात का ताना तो नहीं मारे कि मैंने आप जैसे शख़्स के लिए दुआ माँगी? रूह मुँह फेर गई और मुस्कुराया। ख़ैर अब तो तुमने मुझे हासिल कर लिया। अब भुगतो। वो मुस्कुरा कर कहता एकदम सीरियस हो गया और ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने लगा। खिलाने कहा, आप बहुत बुरे हैं यारम। उसने पहली बार ये कहा था। उससे पहले वो कहती थी यारम आप अच्छे नहीं हैं अल्लाह, लेकिन आज उसने कहा था कि आप बुरे हैं, शायद बहुत बुरा। यारम बिना अपनी फीलिंग्स उस पे ज़ाहिर किए ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाता रह गया। रूह को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर उसे कमरे में भेज दिया, जबकि खुद ऑफिस रूम में आया था। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी यहाँ बैठे, उसका मोबाइल पर फातिमा बीबी की कॉल आने लगी। रूह की गैर मौजूदगी में भी उनका फ़ोन काफ़ी बार आता था, लेकिन उसने कभी नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन उठाते ही एहतराम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, रूह से बात हो सकती है? उसे बहुत ज़रूरी बात बता दी है। हम्म, फातिमा बीबी ने कहा। नहीं फ़ातिमा बीबी, वो तो घर पे है। मुझे आप मुझसे कह सकती हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, मैं उसे बता दूँगा यार। हमने कहा बेटा रूह को बता देना, तानिया घर छोड़कर चली गई है। उसकी माँ अस्पताल में है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। वो कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। मैंने उससे नंबर भी दिया था, लेकिन उसका कॉल नहीं की। फ़ातिमा बीबी ने कहा जी वो उस मैं उसकी बात नहीं करवा पाया। मैं रूह को बता दूँगा। आपका शुक्रिया बताने के लिए। रूह यार हमने फ़ोन बंद करके एक तरफ रुखा, लेकिन उससे बेचैनी होने लगी। उसे रूह को ये बात बतानी चाहिए। वो उठने ही लगा था कि उसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। हाँ, बोलो शरफ़। उसने फ़ोन उठाकर कहा। डेविल, ये विक्रम बहुत तेज़ आदमी था। वो लड़कियों का धंधा करता है और उसके सारे आदमी हमारे खिलाफ़ हो चुके हैं। ख़ास करके वो शान, वो तुम्हारे बहुत खिलाफ़ हो चुका है। यहाँ उसकी ज़ुबान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। हाँ, हाँ, तुम ऐसा करो, उन सब को हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ, हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे। रूह को ये सब कुछ पसंद नहीं है। शारफ़, अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं अपनी रूह को आँखों में आँसू नहीं देख सकता। शारफ़ ना जाने अभी क्या-क्या बोल रहा था, लेकिन यारम फ़ोन बंद कर चुका था और पर्दे के पीछे खड़ी रूह आहिस्ता से बाहर निकल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे 1% भी नहीं जानती, 1% भी नहीं। हाय मेरी प्यारी-सी जासूसन, कितनी जासूसी करोगी मेरी? तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो रूह, अब बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। यारम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी और वो आहिस्ता से चलता उसके करीब ज़मीन पर आकर बैठ गया। अपना सर उसकी गोद में रख लिया। शायद वो अभी थोड़ी देर पहले होने वाला यारम की शारफ़ के साथ गुफ्तगू के ज़हर असर थी, इसलिए उसकी हरकत पर कुछ नहीं बोली। रूह में मैंने बहुत सोचा है कि जो काम मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया, वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इस तरह से तुम भी चली जाओगे। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है और तुम तो मेरा वाहिद रिश्ता हो जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, इसलिए चाहे मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है, तो मुझे इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अगर इस काम के वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो, तो मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसका हाथ थामे बोला।
यार हम अब सच कह रहे हैं, अब आप सब कुछ छोड़ देंगे? रूह ने बेयकीनी से पूछा। तुम ज़िंदगी हो रूह, इस तुम मेरी ज़िंदगी हो रूह, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। रूह तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर होने के बारे में मैं सोचता हूँ तो सांसें रुकने लगती हैं। उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख कर बोला, रूह प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं सच कहता हूँ मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मेरा यकीन करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं चाहूँगी यारा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो रोते हुए उसके सीने से लग गई थी, लेकिन रूह सारम को तो मेरे खिलाफ सबूत ढूँढ रहा है। मैं सारम को अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने उसके खिलाफ सबूत दे दिया तो वो मुझे कानून के हवाले कर देगा। वो लोग मुजरिमों के साथ क्या करते हैं तुम जानती हो। मैंने इतने गुनाह किए हैं रूह कि मुझे बचा नहीं सकेगा, कि वो कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। सारा सिर्फ़ मुझे झूठा दिलासा देता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शायद वो मुझे फांसी से बचा ले, लेकिन ताउम्र कैद से नहीं बचा पाएगा। मैं सारी ज़िंदगी जेल में सड़ूँगा, तुमसे दूर हो जाऊँगा यारम। तो अब वो सबूत कहीं छुपा देना ताकि वो सारम को तक ना पहुँचे। वो सबूत तो सिर्फ़ आपके पास है ना, अगर आप किसी को देंगे, नहीं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो और आप तो वैसे भी वो काम दोबारा नहीं करेंगे। हर गुनाह की सज़ा दी जाए ज़रूरी तो नहीं। वो उसके सीने से लगी थी। हुई बोली, लेकिन रूह सारम को तो मुझे गिरफ्तार करने पर मेडल मिलेगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी, वो किसी भी हाल में मैं सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा। और फिर तुम्हें मुझसे दूर करने मैं नहीं हूँ कहीं मैं नहीं कहीं जाऊँगी यारम, ने मैं हमेशा आपके साथ पास रहूँगी। वो उसकी बात काटते हुए बोली, सारम से मैं खुद बात करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ परेशान मत हो। आप बस ऐसे गंदे कामों से तौबा कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूह प्यार से उसे समझाने लगे, यारम उसे अपने सीने में भेजे, अपने डिम्पल छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बहुत शातिर है। यरम पुरसकून नींद सो रहा था, जबकि रूह उसके साथ बैठी ये सोच रही थी कि वो उसे सारम से कैसे बचाए। यारम यारम उठे, उसने यारम को जगाया। क्या हुआ बेबी, नींद नहीं आ रही? यारम ने प्यार से पूछा। यारम वो सबूत कहाँ है? कौन से सबूत यारम, जो आपके खिलाफ है? सबूत आपने कहाँ रखे हैं? दे मुझे। रूह ने कहा, तुम मेरी चाबी चोरी करके गई थी तो थी वहाँ पर पड़े थे हैं। यारम ने मुस्कुरा कहा, आपको वो चाबी वापस कहाँ से मिली? रूह ने शर्मिंदगी से पूछा। बेबी तुम ड्रेसिंग टेबल पर रख के भूल गई थी। ज़ीरो नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी जासूसी के। फ़ेल हो तो जासूसी में क्या करोगी? इन सबूतों का क्यों पूछ रही हो यार? मुद्दे पे आया था। आप वो सबूत मुझे दे दें तो सही। रूह ने यारम को चाबी उठाकर बाहर किया गया और वो अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सारे इकट्ठे करके उसके सामने ला रखे, जिसमें 2 फाइल, बहुत सारे यूएसपीस थी। उस दिन ये सब चीज़ें सामने टेबल पर पड़ी थी। रूह ने सब कुछ देखा, बस उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर गई। उसके हिसाब में सामने रखी कई चीज़ें में क्या मिलना था? यारम उसकी सोच के खुलकर मुस्कुराया। अब क्या करना है? ये सब कुछ सारम को देना है? यारम उसके करीब बैठकर पूछने लगा। ने वो सब कुछ उठाया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। बाहर अंधेरा हुआ होने की वजह से उसे डर लग रहा था। यारम समझता था। वो दोनों बाहर आए। रूह ने सब कुछ लॉन के एक कोने में रखा और फिर उसे साथ लिए किचन में आई थी। वहां से माचिस ली और उन सब चीज़ों को जलाने लगी। वहाँ से माचिस ली और सब कुछ जलाने लगी। यारम ने उसके उसे ना रोका, ना ही कुछ कहा। रूह ने एक एक जो यूएसबी को जलाना चाहा, कुछ तो जल गई, लेकिन कुछ लोहे की होने की वजह से नहीं जली। यारम ये तो जल ही नहीं रही। वो होशियारी से अपने शोहर के कारनामों को सबूत मिटा रही थी। यारम मुस्कुराया। तुम रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ। वो उसे कहकर अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी, जिसमें न जाने क्या था। रूह हाथ बचा के, ये तेजाब, उससे तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। यारम ने एहतियात से उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर शीशे की बोतल खोलकर उन चीज़ों पर फेंक दी। लोहे की यूएसबी भी गलने लगी थी। यारम के खिलाफ सब सबूत मिट चुके थे। आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है रूह, अब मैं दोबारा कोई भी ये काम नहीं करूँगी। यारम ने उसका माथा चूमते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। अब तुम अंदर चलो, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यारम आप चले ना अंदर? रूह ने कहा। हाँ बेबी, मैं बस आया। तुम चलो, जब तक कि सब कुछ ठीक से जल नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। रूह हाँ में गर्दन हिलाती हुई अंदर अपने कमरे की तरफ चल गई, जबकि यारम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। यारम ये इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? सारम ने टाइम की तरफ देखा, जहाँ घड़ी रात के 2 बज रहे थे। उसे सोचते हुए फ़ोन उठाया। सारम सॉरी, मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें बहुत ही बुरी खबर मैं देने वाला हूँ। वो सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दी हैं। अब तो शायद उन चीज़ों की राख भी नहीं बची। आखिर रूह ने तेज़ाब से जलाया है उन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज़्यादा सफाई से ये काम करती है। यार मुस्कुराते हुए इतला दी है, क्या बकवास करे हो तुम सारा, जैसे होश की दुनिया में आया। आवाज़ कम रखो। उर्वा जाग जाएगी, फिर 1000 सवाल पूछेगी। किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम?
और एक और बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मायरा, अब मुझे बहुत अज़ीज़ है सारम, लेकिन यकीन करो रूह से ज़्यादा यारम खुद भी नहीं। अब अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार रहना। यारम का अज़मी हर बार बख्शता नहीं है। यारम फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाले इंस्पेक्टर सारम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहने बेबी, आज शाम को सारम के घर डिनर 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 है, मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आया। वो घर से जाते हुए बोला ओके। अचानक उसे बाद में बीबी की बात याद आ गई, लेकिन वो ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या बताता जिसने रूह को ही बेच दिया। फिर उसके दिल में डर भी था कि कहीं वो औरत शेख शम्मस के बारे में ना जानती हो, मर चुका है। अगर ये राज रूह पर भी अब भी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। फिलहाल यारम को और कोई नया पंगा नहीं लेना चाहता था। वो घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया था, जहाँ शाहरुख, मासूमा, खिजर और लैला बेताबी से उसका इंतजार करते। उनकी हालत से वो अच्छे से वाकिफ था, इसलिए कमरे में दाखिल होते मुस्कुराया। डेविल, शाहरुख क्या कह रहा है? तुम ये काम छोड़ रहे हो क्या? तुमने कल उसे फ़ोन पर कहा कि तुम मज़ीद ये सब कुछ नहीं करोगे। खिजर ने परेशानी से पूछा। आज मैं और रूह सारम के घर डिनर पर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रूह वहाँ जाकर सारम की बातों में आए। रूह मेरे पीछे खड़ी मुझे सुन रही थी, इसलिए मैंने शाहरुख से उस तरह से कहा था, और यारम मरते दम तक ये काम नहीं छोड़ेगा। जब तक मजलूमों पर होता रहेगा, तब तक यारम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, चाहे फरिश्ते बनकर पैदा हों, चाहे या शैतान बनकर पैदा हों। इस तरह हम रूह और यारम सारम के घर पर डिनर कर रहे थे। उसे सारम की बीवी उर्वा पर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब उसे सारम अच्छा नहीं लगता था। जबकि उन दोनों की बेटी मायरा यारम के साथ बहुत फ्रैंक थी। उर्वा ने उनके निकाह के बारे में पूछा, जिस पर रूह बताने लगी कि उनके निकाह फ़ोन पर हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यारम बोल उठा, हम पहले हमारा निकाह फ़ोन पर हुआ था, फिर एक दूसरे को समझने के बाद हमने फिर से निकाह किया, क्योंकि हम दोनों ही इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि रूह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यारम ने कहा। रूह ने देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि सारम, जो इनकी हर बात को नोट कर रहा था, जो यहाँ यारम की रूह की बात काटकर खुद बोलना से शक में मुब्तला कर गया था। सारम ने रूह से अकेले में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यारम ने उसे ऐसा कोई मौका न दिया। मायरा कितनी प्यारी बातें करती है ना। रूह गाड़ी में मुसलसल मायरा की बातें कह रही थी। मुझे भी बिल्कुल वैसी ऐसी ही बेटी चाहिए। यारम के कहने पर की बोलती बंद हो गई। उसे उम्मीद ना था कि यारम उसे अचानक ये बात करेगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें मायरा जैसी बेटी नहीं चाहिए? यारम ने मुस्कुराते हुए उसका शर्माया हुआ रूप देखा। यारम, आप ना पता है मैं बहुत बुरा हूँ। यारम उसकी बात काट कर बोला। बहुत अच्छे हैं आप। वो उसके बाजू पर सर रखते हुए बोली, अच्छा फिर बताओ ना, मायरा जैसी बेटी कब दे रही हो मुझे? वो फिर से शरारती अंदाज में पूछने लगा। यारम, आप खामोश होकर गाड़ी चलाएं। आपको याद नहीं है ड्राइविंग के दौरान आपको बात करना पसंद नहीं है? रूह ने उससे इसी की बात याद दिलाई, जिस पर वो यारम कह लगाकर हंसा। हाँ भाई, चुप होकर गाड़ी चलानी चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन आइसलैंड तो हम अपने बच्चों को लेके जा सकते तो फिर तुम क्या कहती हो, हम कहाँ लेके जाएं करेंगे उन्हें? यारम फिर से शरारती अंदाज में पूछा। यारम, रूह ने घूर कर उसका नाम पुकारा, जिस पर एक बार फिर से यारम का कहका गूंजा। यारम अपने ऑफिस रूम में न जाने क्या कर रहा था। यारम ने उससे कहा था कि सब कुछ छोड़ने में उसे वक्त लगेगा, एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो अचानक ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। रूह काफ़ी देर उसका इंतजार करती रही, फिर सो गई। रूह का रात का जाने कौन सा पहर था, जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आंखें खोली तो देखा यारम उस पर झुका, उसे मुकम्मल अपनी कैद में ले चुका था। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोचने हैं। वो सरगोशी से कहता उसकी शाही गर्दन पर अपने लब रखा। यारम ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, जहाँ शर्म और हया से वो खुद भी सिमट ही रही थी। यारम बेख्तियार उसके होंठों पर झुका और अपने प्यार की मेहर सबत की। हमें जल्दी से जल्दी बच्चे का इंतज़ाम करना होगा। इतने प्यारे प्यारे नाम सर्च किए हैं मैंने, कहीं वेस्ट ना हो जाए। वो उसके होंठों को ज़्यादा बख्श कर फिर से बोलने लगा, जबकि गुस्ताखियाँ अभी तक जारी थी। रूह उसकी गुस्ताखियों के ताब ना लाते हुए उसके सीने में मुँह छुपा गई। वो भागते हुए जा रही थी। यारम तेज़-तेज़ कदम उठाता उसके दूर हो रहा था। उसके पीछे भागती उसे पुकार रही थी, और फिर यारम से दूर चला गया। उसकी आँख खुल गई। उसने अपने आगे पीछे देखा, जहाँ कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। वो तेज़ी से बाहर आई। उस वक़्त वो या सिर्फ़ यारम को देखना चाहती थी। बाहर आकर उसने शिफ़ा से पूछा, तो उसने कहा कि यारम काम पर जा चुका है। उस पे उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा सवार होने लगी। यारम अपने काम पर जा चुका था। उसने अपना फ़ोन निकाला और बाहर आकर यारम का नंबर बुलाने लगी। 2-3 बार फ़ोन बजने के बाद बंद हो जाता, लेकिन यारम आगे से फ़ोन ना उठाता। उसे मज़ीद घबराहट होने लगी। उसी वक़्त उसे यारम को देखना था। या अल्लाह, यारम बिल्कुल ठीक हो। वो अल्लाह से दुआ मांगती, बार-बार फ़ोन मिलाती, लेकिन यारम आगे से फ़ोन ना उठाता। फिर उसने एक फ़ैसला किया और कदम बाहर की तरफ उठाए। बाहर आकर मुलाज़िम से कहा कि उसे यारम के ऑफ़िस जाना है। उसने 1 मिनट सोचा, फिर उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने का कहा।
और कुछ ही देर के बाद वो यारम के ऑफ़िस में थी मासूमा के अलावा, और कोई ना था जिसे वो जानती थी। उसने मासूमा से यारम के बारे में पूछा, उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वो साइट पर गए थे और वो फ़ोन के उसके लिए नहीं उठा रहा है क्योंकि उसका फ़ोन वहाँ यहाँ ऑफ़िस में पड़ा है। लेकिन तुम अब इतनी घबराई हुई क्यों हो? मासूमा ने रूह से पूछा, मासूमा प्लीज़ मुझे यारम के पास ले चलो, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। उन्हें अपने काँपते हाथों से मासूमा का हाथ थामा। ठीक है रूह, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सर के पास ले चलती हूँ, मासूमा ने कहा, और उसे अपने साथ चलने को कहा। रूह बिना कुछ बोले उसके साथ चलती। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यारम के साथ गद्दारी करने वाले को यारम नहीं बख्शता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। डेविल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारी खबर किसी तक नहीं पहुँचाऊँगा। ये सब कुछ मुझे छोड़ दूँगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। खुदा के लिए मुझे मेरी जान बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा। यारम के कानून में गद्दारी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सिर्फ़ एक सज़ा है। यारम ने हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही वो ब्लेड उसकी कलाई पर चलाने लगा। आदमी दर्द से तड़पने लगा, उसकी चीखें चिल्लाने की आवाज़ें दूर-दूर तक जा रही थी। यारम का ब्लेड किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसके जिस्म पर चल रहा था, उसके जिस्म पर सुर्ख लकीरें बन रही थी। वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में रो रहा था, लेकिन यहाँ तरस खाने वाला कोई ना था। डेविल प्लीज़ जल्दी करो, मेरे कान में दर्द होने लगा। शारफ ने कहा, जल्दी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया। यारम ने मुस्कुरा कर कहा, डेविल प्लीज़ जल्दी करो, मुझे और भी काम है। खिज़र ने कहा, तुम लोग कभी भी सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने देते थे। ये कहते हुए यारम ने ब्लेड उस आदमी की गर्दन पर दे मारी। फिर आदमी की चीखें के साथ और चीख बुलंद हुई। यारम ने पलट कर देखा, जहाँ रूह ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उफ़! यारम ने जैसे ही पलट कर देखा, रूह ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, तेज़ी से उसकी तरफ आया, उसे उठाने लगा। क्या हुआ? उसे कौन लाया यहाँ पर? यारम ने गुस्से से मासूमा की तरफ देखा, जो खुद बुरी तरह घबराई हुई थी, खड़ी थी। सर, मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं, आप लोग तो बात करने आए थे। रूह काफ़ी घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ लाई थी। मासूमा ने अपनी सफाई की, जबकि यारम का दिल चाहा कि उसका मुँह तोड़ देती। मुश्किल से तो उसने सब कुछ ठीक किया था। मासूमा की एक गलती की वजह से सब कुछ फिर से बर्बाद हो चुका है। रूह की हालत बता रही थी कि वह सब कुछ सुन ही नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देख भी चुकी है। यारम ने एहतियात से उसे उठाया और वहाँ से सीधा निकल गया। वो भी खिसर के साथ उसके पीछे जाने लगी जब शारफ ने उसको पकड़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम बातों से सुधरने वाली नहीं हो मासूमा, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डेविल की टीम में काम करने वाले लोग अपनी गलतियाँ नहीं करते, इतनी गलतियाँ नहीं करते। ये अपने मुँह पे हाथ रखे मासूमा हैरानी और परेशान नज़रों शारफ को देख रही थी, जबकि उसे इसकी गलती बता के सज़ा कर शारफ ये जा वजा हो चुका था। वो उसे सीधा लेकर घर आया था। डॉक्टर घर पर ही उसका चेकअप कर रहा था। शाहरुख़, खिज़र, मासूमा, लैला लोग यहाँ पर थे। सब लोग अपनी-अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन यारम की हालत उन सबसे मुख़्तलिफ़ थी। वो एक सेकंड के लिए भी आराम से ना बैठा, बल्कि मुसलसल ठहर रहा था। वो शायद आगे के बारे में जानता था। कितनी मुश्किल से उसने रूह को अपने एतबार दिलवाया था। सब पर पानी फिर चुका था। मासूमा कितनी बार उसके करीब आकर माफ़ी माँगने की कोशिश कर चुकी थी। मासूमा, मैं इस वक़्त कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। इसने अल्फ़ाज़ एक अलग कर के अदा किए तो मासूमा खामोश होकर बैठ गई। मासूमा जानती थी कि शारफ उससे नाराज़ है, वो पहले ही उस पे बहुत गुस्सा था। अब तक मासूमा ने जो उसके साथ किया, उसकी वजह शारफ से उससे सीधे मुँह बात नहीं करता था। लेकिन फिर भी मासूमा इतनी बड़ी कसूरवार ना थी कि उसने शाहरुख़ को कभी नहीं कहा कि उसे चाहती है या उससे शादी करेगी। उसने तो हमेशा शाहरुख़ के जज़्बात को भटकने से रोका था, और उसने हमेशा यही कहा था कि वो यहाँ सिर्फ़ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है, ना कि घर बसाने। जबकि लैला अब अपना सारा वक़्त खिज़र के साथ गुज़ारती थी, वो खिज़र को समझने लगी थी। वो ज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त ही थे, लेकिन खिज़र के अंदर एक उम्मीद जागी थी। क्या पता लैला उससे वो मोहब्बत कबूल कर ले, जबकि लैला को अब खिज़र का साथ अच्छा लगता था। फ़ारिग वक़्त में वो अक्सर इकट्ठे नज़र आते, यहाँ तक कि लैला अब खिज़र को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगी थी। रूह को होश आए काफ़ी वक़्त हो चुका था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर उसके पास जाए। मैं जाकर बात करूँ उससे, लैला से कहा। नहीं, मैं खुद जाऊँगा यार, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। तो फिर जाओ और बताओ उसे, और अब मज़ीद कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता डेविल, तुम झूठ से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और अपनी ही मोहब्बत से तुम इस हद तक झूठ बोल रहे हो। खिज़र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ। खिज़र, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता। जाने कितने ही लोग जो ये सोच कर सोते हैं कि अल्लाह उनके लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा, जो अगर उनकी तकलीफ़ दूर करेगा। मैं इन लोगों की उम्मीद तुम नहीं तोड़ सकता, लेकिन रूह से दूर भी नहीं हो सकता। रूह मेरी जान है, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हें पता है, रूह वो वाहिद इंसान है जिसे मैं बिना किसी गलती के सज़ा दे रहा हूँ। यार, उसे देखते हुए उठा और कमरे के
अंदर जाने लगा। कमरे में आया, रूह बिल्कुल खामोश बेड पर बैठी थी। यारम उसके करीब आकर बैठा, वो तब भी कुछ न बोली, लेकिन जब यारम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, रूह ने अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ मत लगाएँ मुझे, धोखा दिया है आपने मुझे, आप वैसे ही हैं। बिल्कुल भी नहीं बदले, नहीं रह सकती आपके साथ। अब मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे पाकिस्तान भेजिए, मैं अपने घर वापस जाऊँगी। रूह ने उसे देख कर बोली, प्लीज़ मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दें, रूह उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले यारम का ज़ोरदार थप्पड़ उसके बेड पर उसे बेड पर गिरा गया था। खबरदार, जैसी बकवास से उसे दोबारा की। वो एक हाथ उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं रहूँगी यहाँ, यहाँ चली जाऊँगी यहाँ से, और आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रह सकते। मुझे मेरे घरवालों के पास जाना है। आप एक बेहिस और बेरहम इंसान है, और आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जा सकती, बल्कि आपको तो इंसान कहना भी इंसान की तौहीन है। किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों के पास। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली, कौन से घर और कौन से घर वालों की बात करिए रूह? इन लोगों की जिन्होंने तुम्हें बेच दिया। कोई हंसी खुशी निकाह करवाया गया था, तुम्हारा बेचा गया था तुम्हें यहाँ, तुम्हारे नाम की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं। तुम्हें बेच कर जो रकम उन्हें मिली है उस पर जी रहे हैं। तो रूह, तुम्हें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना सईद यारम कासमी करता है। मेरे प्यार का मुकाबला इन लोगों के साथ मत करो। मैं बेहस हूँ, बेरहम हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी को बेच दूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है ना, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें बेचकर अपनी ज़िंदगी सँवार चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। रूह, यारम शुरू में जितने गुस्से से बोला था, अब उसका गुस्सा इतना ही ठंडा हो चुका था। उस वक़्त वो रूह को चेहरा थामे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूह की सोच अभी तक वहीं रुकी हुई थी कि उसे बेच दिया गया था। उसका निकाह नहीं करवाया गया था, बल्कि पैसों की खातिर उसे बेच दिया गया था। बचपन से वो अपने मामू के नाम के ताने सुनती थी। अम्मी हमेशा उसे कहा करती थी, तेरा मामू तुझे छोड़कर भाग गया। रूह जब पैदा हुई तब उसका मामू सिर्फ 13 साल का था। वो तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। बस इतना जान पता था कि उसका एक रिश्ता है जो दुनिया में अब भी मौजूद है। वो हमेशा अपने उस मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। हाँ, शायद वो उस शख्स को आज उसके करीब होता, उसे उसका सहारा मिलता, वो उससे इस तरह से ना बिकती, लेकिन अब उसे कहाँ मिलता। वो तो 18 साल पहले अपनी बहन के मरने के बाद उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। रोते-रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि यारम ने भी ज़मीन पर बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। रूह की ज़ात इतनी बेमोल थी, आज एक और ज़ार रूह पर फाश हुआ था। रात को रोते-रोते न जाने कब रूह की आँख लगी। यारम ने उसे ज़मीन से उठाकर बेड पर लगाया। यारम रूह को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। वो उसे कभी भी नहीं बता सकता कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसके बार-बार पाकिस्तान जाने की ज़िद से उसे मजबूर कर गई। अब शायद वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे, लेकिन उससे दूर जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब वो बिना डरे खौफ़ के साथ उसे कहती थी कि उसके साथ नहीं रहेगी, और यारम को हर हाल में उसे अपने साथ रखना है, चाहे उसके लिए अब उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। सुबह वो यारम के बिल्कुल करीब सो रही थी। यारम ने किसी धक्के की तरह से उसे खुद में भेज रखा था। रात बेचैनी में गुजर गई। उसे उसे सेकंड भी नींद ना आई। वो अब भी जाग रहा था। नमाज का वक़्त होने लगा। रूह ने यकीनन अगले 5-10 मिनट में जाग जाना था, और सारी रात उसके जागने का ही इंतज़ार करता रहा। वो उसके ख्याल के ऐन मुताबिक रूह ज़रा-सा कसमस आई। अगले ही लम्हे रूह को अपने ऊपर पर वज़न महसूस होने लगा। साथ ही उसने अपने आप को उसकी नज़रों के सामने महसूस किया। उसने जानबूझकर आँखें नहीं खोली। यारम ने उसकी आँखें खोलने का इंतज़ार किया। वो उसके इतने करीब मौजूद था कि इसलिए शायद वो अपनी आँखें नहीं खोल रही थी। उसकी जासूसन अदाकार भी थी। यारम के डिंपल नुमाया हुआ। यारम ने उसके गाल की तरफ देखा जहाँ उसकी 4 उँगलियों के निशान थे। वादा था वो जब उससे प्यार से समझाने की कोशिश करता, रूह ज़रूर ऐसी कोई बात करती कि उसका हाथ उठे। कल रात भी उसने ऐसा ही किया, और यारम का हाथ उसके चेहरे पर छप गया। यारम ने बेसाख्ता उसके गाल पर अपने होंठ रखे, जाने कितनी देर अपने होंठों के प्यास बुझाता रहा। उसके सुर्खी माइल गाल के हर निशान पर उसने अपने होंठों से मरहम लगाया। उसके इतने करीब से रूह ने ज़रा सा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यारम ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। रूह ने उससे दूर हटने की कोशिश की, बल्कि यारम तो उसके चेहरे के नकूश में घुसा गया था। फिर रूह ने बाकायदा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, फिर मुस्कुराकर उससे दूर हुआ। वो फ़िलहाल उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। उसे रात की हर सोच से दूर रखना चाहता था। यारम आहिस्ते से उसके करीब से उठकर सीधा हुआ। सोया देखकर बिल्कुल ही फ्री हो चुका था।
हो जाते हैं। सोए देखकर बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। रूह बड़बड़ाते हुए उसके करीब से उठने लगी, जबकि यारम सुन चुका था। अगले लम्हे यारम ने उसे खींचकर बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो ऐसा कहो ना बेबी, सोए हुए प्यार कर रहा था तो अच्छा नहीं लगा, जागते हुए प्यार करूं। उसके लबों पर झुकते हुए बोला। उसके सांस रुक गया। अचानक कितनी ही देर उसके लबों पर झुका, अपने आप को शराब करता रहा। आज उसका बख्शने का कोई इरादा ना था। उसके लम्बों से अपने होंठ अलग करते हुए उसकी गर्दन पर झुका। यारम प्लीज़, मुझे जमानत अदा करनी है। रूह समझ चुकी थी कि अगर अब भी कुछ ना बोली तो यारम सुबह सुबह उसके होश ठिकाने लगाएगा। रूह बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई। यारम ने नजरें उठाकर एक नज़र उसका चेहरा देखा, जहाँ किसी किस्म की कोई बेजारी न थी। वो उसके करीब आने पर कभी बेजार नहीं हुई थी, और ये ही चीज़ यारों को पुरसकून करती थी। यारों मुझसे फासा कायम करते हुए मुंह बनाया तो रूह मौका देखते ही भाग निकली। यारों ने एक सर्द आह भरकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा। यारम के जाने के बाद रूह पहले पूरे कमरे में टहलती रही। ये तो वो समझ चुकी थी कि आदमी उसे यहाँ निकलने नहीं देगा, और वो जानती थी कि वो कहाँ जाती। उसकी माँ ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन क्यों, क्या वो इतनी बेमौल थी? रूह सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो उसकी सगी माँ न थी, लेकिन वो माँ तो थी। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अगर उसकी जगह उसके अपनी तीनों बेटियों में से कोई और होता तो क्या वो उसके साथ ऐसा करती? कभी नहीं। बेचने के लिए उसके पास तो तेरी बेटी थी, जिसे बेचने के बाद उसका कोई अफ़सोस न था। अगर यारम उससे मोहब्बत ना करता तो उस वक़्त कहाँ होती? ये सोच कर भी उसके दिल के कहीं टुकड़े कर रही थी। यारम जैसे कातिल के साथ जहाँ उसका रहना मुमकिन ना था, वहीं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती। अपने बेबसी पर जितना रो सकती थी रोई, फिर उठकर बाहर आ गई। अगर यारम सब कुछ छोड़ देता तो उसके साथ एक नई ज़िंदगी को शुरुआत करती, लेकिन अब नहीं। यारम कभी नहीं बदल सकता, तो वो एक दरिंदा था, इसलिए उसे यारम को छोड़ने का फैसला कर लिया था। रूह की ज़िंदगी में यारम जैसे शख्स की कोई जगह ना थी। वो एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो सीधी किचन में आई। अभी उसने फ्रिज के पानी से बोतल निकाली कि सामने टेबल पर उसे शिफा का फ़ोन नज़र आया, जब कि वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। रूह ने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने कमरे में आई। यारम किसी तरह से उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। वो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी बातों से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि उसकी पल पल की खबर रखता था। उसकी चोरी से लेकर उसके ऑफिस रूम तक का जाकर सबूत ढूंढना। यारम किसी न किसी तरीके से उस पर नज़र रखे हुआ था। या रूह ने इंतहाई एहतियात से शिफा का फ़ोन अपने हाथ में छुपाया और बेड के साइड से अपना फ़ोन उठाया, क्योंकि उसके पास सारम का नंबर उसी फ़ोन में सेव था। अब रूह किसी और उसी जगह जाना था जहाँ शिफा और मैरी की नज़र से बच सके। वो बाहर निकली और उससे नज़र छत की सीढ़ियों पर पड़ी। उससे पहले कि वो कभी छत पे नहीं गई थी, उसने एक नज़र बाहर लॉन की तरफ देखा, जहाँ वो दोनों बातों में मसरूफ़ थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी, ताकि उसके कदमों की आवाज़ बाहर ना जा सके। छत पे जाके उसे सारम को फ़ोन के अनजान नंबर सारम ने सोच के समझ कर उठाया। सारम प्लीज़, मुझे यहाँ से निकालें, मैं यारम के साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं बदल सकते। रूह ने रोते हुए कहा। सारम को बेसाख्ता उस पर तरस आया। वह नहीं चाहता था कि उसकी और यारम के उसके बीच इस मासूम के साथ कुछ गलत हो। वो ये तो समझ चुका था कि रूह अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उसे यारम के पास रखना है बेमकसद था। वो अपने मतलब के एक मासूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रूह, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचता हूँ, तुम बस वहाँ से निकलो, सारा ने समझाते हुए कहा। लेकिन सारा, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मैं तो छत पे हूँ, आपसे छुप कर बात कर रही हूँ। बाहर लॉन में वो दोनों बैठी हैं। गाड़ी के करीब ड्राइवर खड़ा है और बाहर दरवाजे के पर चौकीदार है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, रूह ने रोते हुए कहा। उसका मतलब था कि रूह के साथ हर वक्त कोई ना कोई था। छत के आगे पीछे देखो, कोई तो जगह होगी निकलने की। सारम ने समझाने कर कहा, तो वह छत से आगे पीछे हो वहाँ से निकलने की जगह ढूंढने लगी। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहर छोटी सी रोड पे खुलता था, लेकिन छत उससे बहुत ऊंचाई पे है। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। रूह ने बेबसी से कहा। रूह, फासला और ऊंचाई मत देखो। अगर तुम ये सब कुछ देखती रहोगी तो वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुँचता हूँ, तुम अपना पासपोर्ट, वीज़ा और कार्ड उठा लाओ, अगर मुमकिन हो तो। सारा फ़ोन बंद कर चुका था। रूह हिम्मत जमा करके एक बार फिर से दरवाज़ा देखा। वो जल्दी से नीचे आई। शिफा का फ़ोन एहतियात से उस जगह पर रखा और जहाँ से उठा के ले गई थी। वो कमरे में आई। कमरे की सब खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिए, फिर बेड पर लेटे कर लाइट ऑफ कर दी। उसने बड़ी मुश्किल से अंधेरे में अपना कार्ड, वीज़ा और ये पासपोर्ट निकाला। सारम ने उसे कहा था कि ज़रूरी कमरे में सीसीटीवी का कैमरा लगा है, जिससे वो हर वक्त तुम पर नज़र रखता है। उसने सारम की
आइडिया के मुताबिक ही काम किया था। अपनी चीज़ें उठाकर एक बार फिर से आकर बेड पर लेट गई। रूह ने सारे कागज़ अच्छे से छुपाए और लाइट ऑन करके बेजारी देखने देखने गली, ताकि वो ये दिखाने में कामयाब रहे कि उसे नींद नहीं आ रही और वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मुँह बनाती बाहर निकल गई, एक बार फिर से घूमने लगी और चलते-चलते एक बार फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और छत पे आई और अपने सारम हिम्मत जमा करके आँखें बंद की और छत से कूद गई। अब अच्छी खासी चोट लगी, रोना भी बहुत आया, लेकिन उस वक़्त अपने रोने का प्लान कैंसल करते हुए दरवाज़े की तरफ आई और कूदने कूदने की वजह से जिसका जिस्म का एक-एक हिस्सा दर्द करने लगा था। वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी, जहाँ पीछे से एक ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके पीछे आ रही है। पलटकर देखा तो सारम अपनी गाड़ी के साथ उसके पीछे आ रहा था। वो भागकर उसकी तरफ आया, उसकी गाड़ी में बैठ गई। "रूह, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है," उसने रूह की कलाई देखते हुए कहा, जहाँ से खून निकल रहा था। "चोट बहुत ज़्यादा लगी है, हमें पहले हॉस्पिटल जाना होगा," सारम ने फ़िक्रमंदी से कहा, जबकि वो अपने आंसू रोके सिर्फ हाँ में गर्दन हिला गई। यारम जब अपने ऑफ़िस में आया यारम अब अपने ऑफ़िस में आया, जहाँ लैला को बहुत ज़रूरी काम देकर गया था। "लैला, सब कुछ ठीक है ना?" वो उसके करीब आकर पूछने लगा, जब वो उसकी सीट पर बैठी थी, जो उसे देखते ही उठ कर रही हो गई। "हाँ डेविल, सब कुछ ठीक है।" रूह ने पहले सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे पीछे घूमने लगी और अब वो छत पर है। मेरे ख़्याल से उस वक़्त तक अगर चबा-चबा याद हो चुका होगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। यार अब अपनी सीट पर बैठकर उसे देखने लगा। वो कहीं भी नज़र न आई। शायद वो छत पर थी। वो छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उसने शिफा का फ़ोन करके रोक कर देखने कहा, क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसे वो नज़ारा बनाकर देख सकती। थोड़ी देर के बाद शिफा ने घबरा के फ़ोन करके उसे बताया कि रूह घर पर नहीं है। "वो तुम्हें उसके लिए माफ़ नहीं करूँगा सारम," यारम ने मुठ्ठियाँ भेजते हुए कहा। "खिज़र, मायरा को उठा लाओ। अब सारम को मैं इसी के तरीके से समझाऊँगा।" यारम ने गुस्से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यारम के हुक्म के मुताबिक खिज़र ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना खिज़र के लिए मुश्किल न था, क्योंकि वो आसानी से उसके साथ नहीं भेज रहे थे। लेकिन खिज़र के लिए इतना भी मुश्किल न था। उसने सिर्फ़ अपनी पिस्तौल की नोक पर प्रिंसिपल सर पर रखी थी और मायरा अब उसके साथ थी। लेकिन यारम ने उसे अपने ऑफ़िस में लाने के बजाय साइड पर लाने को कहा था। वो हमेशा से ही सारा यारम के दिमाग को समझ नहीं पाता था। वो हमेशा आधी बात करता था। वो आज भी यही हुआ। यारम ने आधी बात करके उसे हुक्म दिया, जिसकी उसने तकमील कर दी। अब वो आगे क्या करना चाहता था, उससे उस बारे में उसे कुछ भी ना पता था। मायरा को लेके साइड पर पहुंचा तो यारम का फ़याज़ के साथ था। फ़याज़ सारम का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि फ़याज़ के भाई हैदर को सारम ने गोली मारी थी। बरवक़्त इलाज ना होने की वजह से उसकी टाँग काट दी गई थी और वो सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो गया। अब वो किसी भी तरह सारंग से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में कभी उसका साथ नहीं दे रहा था। सारंग कभी मेरा दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। उसने दोस्त होकर मेरे सीने में खंजर घोंपा है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो मेरे सारे हसूलों से वाकिफ़ है। उसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इससे यकीन है कि मैं उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो उससे अपने भाई का बदला ले सकते हो। तुम सारंग से अपना बदला पूरा कर सकते हो। ये सारंग की बेटी है। यारम ने दूर से आती मायरा की तरफ इशारा किया। मैं उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाऊँगा, ये बात वो कभी नहीं मानेगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ ले गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता, तुम उसकी उसकी बेटी नहीं दोगे। यार ने हुक्म दिया। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगा? ये भी तो हो सकता है कि मैं उसकी बेटी को ही मार डालूं। सनम को उसकी बेटी भी ना मिले, तुम्हारी बीवी भी ना मिले और मैं अपने भाई का बदला भी ले लूं। फ्याज ने हंसते हुए कहा, नहीं फ्याज, तुम मुझे डबल कर क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारी? यारों की बात सुनकर फ़याज़ उठ खड़ा हो गया। मतलब ये है कि यारों कभी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम सिर्फ़ शारम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर शारम को उसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहते हो तो मायरा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकते हो। यारम ने ऑर्डर दिया। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी और चोट बहुत गहरी थी। ये तो शुक्र है कि बाजू टूटने की बच गया। सारम उसके लिए काफ़ी परेशान था। अगर यारम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का ये हाल है, तो वो न जाने क्या करता। सारम को उसकी छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था, जो एक आम सी जिंदगी गुजारते हुए वो कहाँ आ पहुंची थी। रूह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी कि यारम पहली नज़र उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन यारम की दीवानगी सारम की समझ से बाहर थी। वो उस लड़की को इतना कैसे चाहने लगा था, यारम ने तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश तक ना की थी। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि उससे
उसका फ़ोन बजा, नंबर अनजान था, उसके जवाब ऐसी थी, उसे अपने फ़ोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती थी। हेलो सारम ने फ़ोन उठाकर कहा, अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो डेविल की बीवी उसके घर पहुँचा दो। फ़याज़ ने कहा, कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? सारम ने गुस्से से पूछा। मैं फ़याज़ हूँ, इंस्पेक्टर सारम, वही फ़याज़ जिसके भाई को सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर कर दिया गया तुमने कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को दोबारा उठकर चलने के मुकाबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी के हमारे कब्ज़े में है, जबकि मेरा भाई डेविल के कब्ज़े में है। अगर तुमने अगले ही घंटे में डेविल की बीवी को इस तक ना पहुँचाया तो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुँचा देगा, और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर सरम, तो तुम्हारी बेटी तो समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द डेविल की बीवी को उसके घर पहुँचा दो। फ़ोन बंद हो चुका था और वो सारम से ये सोच रहा था, अगर डेविल ने रोक के लिए उसे तो कोई धमकी दी तो उससे वो गोया उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यारम ने अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह का इस्तेमाल नहीं करा था। वो करे भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता था, लेकिन उसकी बेटी यारम के पास नहीं बल्कि वो किसी बड़े गुंडे के पास थी, और अब सही मानों में सारम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह की टिकट बुक करवाने वाला था पाकिस्तान के। रूह डॉक्टर ने रूह को पट्टी बाँध दी और हाथ हिलाने से बिल्कुल ना ही मना कर दिया। वो कमरे में आया तो रूह काफ़ी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में ही था। क्या हुआ सारम, अब इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक है ना? रूह ने पूछा। हमारा किडनैप हो चुके हैं, सानू ने परेशानी से बताया। क्या? यारम ने रूह पर पूरी यकीनी से कहा। अगर यारम को करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये काम यारम ने नहीं किया बल्कि एक बड़े गुंडे ने किया है। रूह, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सारम बहुत परेशान था। ये सिर्फ यारम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फ़याज़ का भाई हैदर यारम के कब्ज़े में है। उसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें वापस घर में नहीं पहुँचाऊँगा तब तक तो फ़याज़ के भाई को नहीं छोड़ूँगा, और जब तक फ़याज़ का भाई आज़ाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक़्त है, और जो कुछ मैंने यारम के साथ कर चुका हूँ, अब यारम मेरी मदद नहीं करेगा। सारम ने परेशानी से कहा, यारम आपकी मदद ज़रूर करेगा। सारम आप मुझे बस घर छोड़े हुए हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया रूह, इतनी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें वापस वहाँ छुपे छोड़ाऊँ। अपनी बेटी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता यारम, मेरे शौहर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रूह ने कहा, धोखा देने वालों को जान से मार देता है। सारम ने समझाना चाहा। मुझे डर नहीं, रूह ने बेवकूफ़ी से उठते हुए कहा, जबकि सारम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मारा का ख्याल था। सारम आज अपने आप को बेहद बेस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रूह को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो यारम के घर के बाहर खड़े थे। या रूह, अब एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें से इस तरह से यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सारा यारों को कोई मेरे लिए गैर नहीं है कि मुझे उससे साथ डर लगेगा। ज़रा सोचिए, मायरा किस हाल में होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, यारों को समझाऊँगी। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उससे अलहदा हो चाहती हूँ। वो, और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझसे अलग होना ही पड़ेगा, और तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फैसला उसने कब किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि यार कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला, और एक कातिल के साथ एक आम जिंदगी गुजारने के ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। और वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यारम के लिए भी परेशानी का सबब बन थी। यारम अलग दुनिया का बासी था। वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। अगर यारम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते थे तो रूह भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो दिन रात कर लोगों का कत्ल करेगा। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो खिज़र और शारफ भी यहीं पर थे। सब उससे ये सब कुछ हुआ था। जब से ये सब कुछ हुआ था, रूह का खिज़र से एक बार भी सामने ना हुआ था। जो कभी अपने काम के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता था, आज रूह की नज़रें फिर पढ़कर शर्मिंदगी से नज़रें झुका कर गया। रूह, ये हरकत की है तुमने, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है डेविल कितने गुस्से में है? क्या करेंगे आपके डेविल? कत्ल कर देंगे मुझे भी, जिस तरह से वो और लोगों को मारते हैं। रूह शारफ की बात काटते हुए बोली। रूह, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे गलती की सज़ा क्या हो सकती है। शारफ ने उसे समझाने की काम कोशिश की। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए शारफ भाई कि मैंने आपको भाई कहा था। आप भी यही काम करते हैं ना, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। कि आपको भी तरस नहीं आता जब आपके सामने तड़पता है, खिड़खिड़ाता है, आपको इससे ज़रा भी तरस नहीं आता? रूह ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस शारफ बहुत हुआ। अब जाओ हैदर को लेकर सारम की बेटी को छुड़वाओ। मैं अभी हैदर को लेकर आता हूँ, शारफ ने कहकर बाहर चला गया। थैंक यू इंस्पेक्टर सारम, आपने हमारा काम कर दिया, वरना मैं आपका काम कभी नहीं करता। खिज़र उसको इग्नोर करके सारम से मुखातिब हुआ, और हमें शर्म दिलाने से बेहतर है रूह के तुम खुद शर्म करो। तुम्हें पता है जो हरकत तुमने यहाँ दुबई में की है, वहीं अगर पाकिस्तान में की होती तो क्या होता? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, जो तुम भी जानती हो ना। उसे खानदान पूछता है, ना ही शोहर। ये तो तुम एहसान मानो यारम का,
वो इस वक़्त सारम को मुकम्मल इग्नोर किए हुए था, जैसे यहाँ सारम मौजूद ही ना था। लेकिन उसकी काम मुकम्मल होने से पहले ही उठी। मैंने नहीं कहा था कि यारम को कि मुझे पूछे। मैं तो अभी यही कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, और कोई भी मेरे साथ मुझे ज़बरदस्ती कर सकता है। बकौल आपके घर में से भागी हुई लड़की हूँ, तो उनकी नज़रों में तो वैसे भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही। तो बेहतर है कि अपनी इज़्ज़त बनाने की छोड़ दें और मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। रूह एक-एक लफ़्ज़ चबा-चबा कर बोली, रूह तुम वहाँ जाना चाहती हो लोगों के पास जिन लोगों ने तुम्हें बेच दिया? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जो ना तो बेटियों का सौदा करते हैं, ना ही दूसरों को कत्ल करते हैं। माफ़ कीजिए कि खिज़र भाई, पाकिस्तान में दारुल-ईमान की कमी नहीं है। रूह ने गुस्से से कहा, दुबई के डॉन की बीवी दारुल-ईमान में रहेगी? संभल जाओ रूह, तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है डेविल कितना परेशान है? हमारा सारा काम रुका है और यहाँ तुम्हारे चौंसले ख़त्म नहीं हो रहे हो। क्या कर दिया है इन 4 महीनों में तुमने यारम के साथ कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं। खिज़र ने चाहते हुए भी उसके सामने यारम के बेबसी बयान कर रहा था कि शायद उसकी बात ही समझकर वो यारम क छोड़ने का फ़ैसला कर यारम को समझकर यारम को छोड़ने का फ़ैसला बदल दे और अपनी बचकाना हरकत छोड़ दे। खिज़र अभी उससे कहता था, उसे पहले ही दरवाज़ा खोलकर यारम अंदर दाखिल हुआ। वेलकम बैक बेबी। यारम उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाया, जबकि सामने ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। जबकि सबके सामने ये हरकत रूह को शर्मिंदा कर गई। आई मिस यू सो मच। कैसी रही तुम्हारी पिकनिक? एंजॉय किया? वो शायद कि नहीं, यकीनन उसका मजाक और कर रहा था। अच्छा, सारम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिलहाल वक्त कंट्रोल कर गया, क्योंकि शारफ हैदर को लेने गया था और इसका सवाल उसकी बेटी का था। ये तुम्हारी बाजू पे क्या हुआ? रूह यारम ने उसके बाजू बांधी पट्टी को देखते हुए कहा, लेकिन उसका जवाब सुनने से पहले ही वो सारम की तरफ पलटा था। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ? कैसे लगी उसे चोट? खिजर डॉक्टर को बुलावा बेकरारी से उसका बाजू देखने लगा, जबकि साथ साथ सारम को सख्त निगाहों से घूरा था। छत से कूदते हुए छत चोट लग गई। रूह बिना डरे शर्मिंदगी के बिना डर और शर्मिंदगी को बोली थी। उसके इस अदा पे यारम मुस्कुराए बिना रह सका, जबकि खीज़र का दिल किया कि उसकी इस हरकत पर उसका सर फाड़ दे। पिछले 3 घंटों से उसकी बेकरारी देख रहा था। अगर उसकी हालत रूह देख लेती तो शायद कभी उसे दूर रहने होने का ख्याल भी अपने दिल में न लाती। खीज़र, छत की दूसरी साइड पे सीढ़ी लगवा दो। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार जब रूह बाहर घर से भागने की कोशिश करे तो उसे चोट लगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इसके बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, लेकिन फिर भी मुझे भी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। वो उसका हाथ पकड़कर अपने होठों तक ले जा रहा था, जबकि रूह ने अपना हाथ खींच लिया और मुमकिन तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल करता रूह को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। लेकिन शायद रूह ने उसे आज गुस्सा दिलाने की कसम खाई थी। शारफ कहाँ है? कब तक आएगा? वह हैदर को लेकर मेरी बेटी कहाँ है? सारम के लहजे में अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंदी थी, जबकि खिज़र उसे इग्नोर किए एक डॉक्टर को फ़ोन करा था। इतनी देर में अपनी बीवी के बगैर तड़पा हूँ, थोड़ी देर तुम अपनी बेटी के बगैर तड़पो। तुम्हें भी तो पता चले कि मोहब्बत में तड़प किस बला का नाम है। यारम बस इतना कहकर रूह को हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर ले जाने लगा। बेबी तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में तुम बाद में बात करेंगे। यारम प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। सारम तड़प कर बोले, यारम बताएं उन्हें कि उनकी बेटी कहाँ है। आप इतने बेहस हो सकते हैं, मुझे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रूह ने ज़बरदस्ती उसके अपने हाथ छुड़वाया था। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो रूह, मुझे तुम्हें इतना सर चढ़ाना ही नहीं चाहता। यार ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट कर अंदर ले गया, जबकि पीछे से सायम की आवाज़ आती रही जिसे वो मुकम्मल इग्नोर कर गया। क्यों मरे जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मिल जाएगी तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं होगा उससे, बस तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल जाएगी। खिज़र ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। वो तुम खिज़र, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। उस सब में मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर है? वो बच्ची है। सारम ने उसके समझाने की कोशिश की। रूह भी बच्ची है, यकीन करो वो भी मेरी बच्ची है। तुमने हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे इकलौते रिश्ते को मुझसे दूर करने की कोशिश की। खिज़र गुस्से से उसकी तरफ आया। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा रूह के साथ क्या रिश्ता है? सारम ने परेशानी से कहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारी बेटी से मतलब होना चाहिए, जो शायद तुम्हें आज मिल जाए। और यार ने ये केस मेरे हवाले किया है, और यकीन करो उसे मैं इस अपने तरीके से हैंडल करूँगा। हिजर ने उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकल गया, जहाँ सामने से शारफ मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। उसके हाथ हैदर नहीं था, शायद वो भी उसकी प्लान में शामिल था। क्या ख्याल है, उसकी बेटी वापस करें या ना करें? हिजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब दूँ, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे। शारफ ने थोड़ी पे हाथ रख कर कहा, रूह या लैला। शारफ ने किसी अक्लमंद इंसान की तरह 2 ऑप्शन उसके सामने रखे। यारम, हिजर ने जवाब दिया, बोलना सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, रूह या लैला। शारफ चढ़कर बोला, यारम तेरे पीछे आ खड़ा है, अगर अपनी जान बचानी है तो काम पर लग जा। खिजर ने खबर दी तो शारफ ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, खिजर भी यहाँ नहीं था। सानू को खिजर ने वापस
कर भेज दिया था और माया का कोई पता नहीं था सारम को। बस ये पता था कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है, वो लोग कभी भी उसकी बेटी की जान ले सकते हैं। यारम के साथ जो जो कुछ भी कर चुका था उसके बाद यारम उसकी मदद करता, ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। वो तो अब पछता रहा था कि वो रूह के वापस छोड़ आया, क्योंकि रूह को वापस छोड़ने के बाद भी उन लोगों ने मायरा को उसके हवाले न किया। रूह और वाह की तबीयत ख़राब थी और उस ऐसे में वो बार बार सिर्फ अपनी बेटी का नाम ले रही थी। सारम के पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ यारम की मिन्नतें कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी यारम का इसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। डॉक्टर ने रूह के बाजू की ठीक से ड्रेसिंग की थी, सब कुछ ठीक था, उसकी हड्डी टूटने से बच गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसकी हिदायत देकर बताकर चल गया। मायरा ठीक है। मायरा और सारा वापस चले गए। रूह ने शारफ से पूछा, जबकि उस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती। शारफ ने एक नज़र खीजर को देखा। शारफ के उस तरफ खीजर को देखने पर रूह को फिर से गुस्सा आने लगा। आ तो गई हूँ मैं वापस, अब छोड़ दो खुदा के लिए उस मासूम सी को, यही चाहते थे ना तुम लोग। आ गई हूँ मैं यहाँ वापस। रूह ने गुस्से से चलाते हुए कहा, कोई एहसान नहीं किया तुमने वापस आकर अपने शोहर के घर वापस आई हो, और अपना ये एटीट्यूड कम करो। जिन लोगों के पास आ रही थी ना उसके घर में तुम्हारी क्या औकात है अच्छे से जानते हैं। खिजर गुस्से से बोला। खिजर जब बस करो, पहले ही तकलीफ में यारम जैसे तड़प उठा था। हाँ बेफिक्र मत बेबी, तुम फिक्र मत करो, मायरा को हमने सारम के साथ वापस भेज दिया है। मायरा अब बिल्कुल ठीक है, वो खिजर को घूरते हुए बोला। तो खिजर कमरे से बाहर निकल गया। शारफ खाना भेजो रूह के लिए, उसने शारफ को कहा तो वो कमरे से बाहर निकल गया। शारफ दरवाजे से कहीं खाना देकर चला गया। यारम रूह के लिए खाना लेकर आया तो उसने मुंह फेर लिया। वो ना ही उससे कोई बात करना करना कर रही थी, ना ही खाना खा रही थी। यारम अपना गुस्सा कंट्रोल करे, अभी भी उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता। अगर उसकी जगह किसी और ने हरकत की होती तो यारम उसका क्या हाल करता, ये वो खुद भी नहीं चाहता था। प्लीज़ खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी मेरी जान, प्लीज़ कुछ खा लो। इस बार जब रूह ने उसका हाथ छुटका तो अभी भी कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं कब से प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मज़ीद नखरे नहीं बर्दाश्त करता। शराफत से खाना खाओ, वरना इससे पहले कि मैं कुछ को कहता उसने रूह के चेहरे को देखा, जहाँ अब वो अपने चेहरे पर रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। यार मैं उसके गाल पे हाथ रखा, वो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। वो अपने आप पर जितना कंट्रोल कर रहा था, रूह इतना ही उस पर गुस्से को हवा दे रही थी। यार मोहब्बत से उसके गाल को सहला रहा था जब रूह उसे देखने लगी। ऐसा मत देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कह रहा हूँ, कैसे मत देखो। न जाने वो कैसी नज़रों से देख रही थी कि यार से उसे नजरें तक नहीं मिला पाया। प्लीज़ मत करो यार मेरे साथ ऐसा, इस तरह मैं कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे सामने। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा के लिए मेरी बात मान लो कहीं नहीं जा सकती तुम यहाँ से, कितनी ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें। वो इसका बाजू थामते हुए बोला। और रूह ने फ़ौरन बाजू उछड़ाते हुए आह भरी, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या कर रही हो, दर्द हो गया। हाँ तो यारों ने बेख्तियार और उसका बाजू थामा। नहीं हो रहा है दर्द, मुझे दर्द, आप दे रहे हैं मुझे दर्द, बार बार सामने आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने नहीं दे चाहती मैं आपके साथ कुछ, क्यों ज़बरदस्ती है मेरे साथ, मुझे नहीं खाना, मुझे खाना, चले जाएँ आप यहाँ से। उस वक्त उससे ज़्यादा तक मुझे तकलीफ़ आपको देखने से हो रही है। रूह कहते हुए रोने लगी। प्लीज़ चले जाएँ रूह, मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ तुम खाना खा लो। यार मैं जैसे मिन्नत की थी, कुछ नहीं खाना, मुझे ले जाए उसे यहाँ से, प्लीज़ चले जाए यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। यार मैं एक आखिरी बार उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। तो ये था आज के नावल का नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नावल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे अभी तक मेरा चैनल आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो कान लेकर सब्सक्राइब मेरे चैनल से, पहले कर आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।